स्टिपर्स वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम देखने जा रहे हैं ड्रग्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ड्रग यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज, दैट इज एंटीएस्थमेटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स, एंटीहिस्टामिन्स, एंटीटसिव एंड नेसल डिकंजेस्टेंट्स। अभी जो हमारे एंटी एस्थमेटिक्स है वो फर्दर 4 टाइप में डिवाइडेड है, जो कि है ब्रोंकोडाइलेटर्स, ल्यूकोटेरिन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ब्रोंकोडाइलेटर्स है वो किसमें 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइलजेंथिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, और जो हमारा एंटीटसिव है वो भी 2 तरीके से डिवाइडेड है, नॉन ओपियोइड्स में और ओपियोइड्स में। तो आज हम सिर्फ हमारा अस्थमैटिक पार्ट देखेंगे, जितना हमसे कवर हो सकेगा उतना हम कवर करेंगे, और ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो स्टे ट्यून विथ अस। सो फॉर टुडे विल सी द ब्रोंकोडाइलेटर्स। सो एंटी एस्थमेटिक्स अभी होता क्या है? एंटी एस्थमेटिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एंटी एस्थमेटिक मतलब अस्थमा के अगेंस्ट। ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है? ऐसा बीमारी है जिसमें हमारे ब्रोंक्यूल्स और जो हमारे ब्रोंकाई होती हैं वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हम उनको एंटी एस्थमेटिक्स बोलते हैं। अभी ये फर्दर हमने देखा था क्लासीफाई है ब्रोंकोडाइलेटर्स में, मास्ट सेल में, ल्यूकोटेरिन्स में एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में। अभी एक और क्लास यहाँ दी गई है एंटी IgE एंटीबॉडी, ये हमने इंक्लूड नहीं की है। अगर इफ़ यू वांट सो प्लीज़ कमेंट में इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं स्पाज्म को, ब्रोंकी के स्पाज्म को बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन। ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें क्या है? सिम्पैथोमिमेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड मिथाइलजेंसिन्स। ठीक है, अभी जो सिम्पैथोमिमेटिक है वो 2 टाइप से डिवाइडेड है, कैटाकोलामाइंस एंड नॉन कैटाकोलामाइंस। एंड एंटीकोलिनर्जिक जो है वो हमारे 2 टाइप से डिवाइडेड है, सिस्टमैटिकली and non-systematically. So we'll see सिम्पैथोमिमेटिक्स। अभी सिम्पैथोमिमेटिक्स को हम एंड्रोजेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली इसका देखें तो बेसिकली ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सेक्रीशन और एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं एपिडेरिन और नॉन एपिनेफ्रिन के। ठीक है, तो जो हमारे सिम्पैथोमिमेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। उसके नाम से ही पता चल रहा है सिम्पैथोमिमेटिक। मिमेटिक मीन्स कॉपी करना एंड सिम्पैथो मीन्स सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? मिमिक करते हैं इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, बाय स्टिमुलेशन द रिसेप्टर्स एड्रोजेनिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा। अभी जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करते हैं और उनके एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अभी जो सिंपैथेटो मिमेटिक एजेंट्स हैं उनको हम बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में वाइडली तरीके से यूज़ होते हैं। अब ये 2 टाइप के बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। जो बीटा 1 होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो बीटा 2 होते हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम रेस्पिरेटरी की डिसीज़ देख रहे हैं तो हम बीटा 2 देखेंगे जो कि लंग्स में प्रेजेंट है। हमने अभी देखा था कि ये 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, कैटाकोलामाइंस में और नॉन कैटाकोलामाइंस में। ठीक है, अभी देखते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या है। तो ये क्या करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स? तो ये क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं ब्रोंकियल मसल को और इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से जो भी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करेंगे? ये इनहिबिट कर देंगे। ये इंक्रीज करेंगे म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी को और ये म्यूकस के कॉम्पोजिशन को भी इफेक्ट करते हैं। अभी जो सिलेक्टिवली बीटा 2 रिसेप्टर है वो है हमारा सैल्ब्यूटामॉल। इसको हम एल्ब्यूटेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर है। ठीक है, जो कि ब्रोंकियोस्पाज्म और CPOD में यूज़ होता है। CPOD व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होती है। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारा एयरवे होता है उसमें कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं जिसमें सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कंटेन करती है हमारा बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर को, जो कि राइज कर देती है हमारी इंट्रासेल्युलर CAMP लेवल को। अभी CAMP लेवल क्या होता है? साइक्लिक एडेनाइन मोनोफॉस्फेट लेवल। ओके, जिसके कारण जो हमारा ब्रोंकियल है उसमें स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं, CPOD के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म के लिए देते हैं और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए देते हैं। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो कि हैं हाइपर सेंसिटिविटी, पेशेंट विद ट्रैकियारिथमियास एंड प्रेगनेंसी केसेस में क्या करते हैं, ये अबॉर्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंजीना, एरिथमियाज, हेडेक, माइग्रेन, रैश, ड्राई माउथ एंड राइनाइटिस। अगर हम इसके डोज की बात करें तो डोज हमारा 2 to 4 mg QID में हम देते हैं 4 times a day। अभी इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन है मिथाइलजेंसिन्स। अब मिथाइलजेंसिन्स का जो ड्रग है वो हमारा है थियोफाइलिन। इसको हम डाइमिथाइलजेंसिन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूज्ड होते हैं थेरेपी फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक CPOD एंड अस्थमा। सिमिलरली ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं जैसे कि COPD एंड अस्थमा, इनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉज करते हैं ब्रोंकोडाइलेशन को, डायरियोसिस को एंड कार्डियक स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी जो इथियोफाइलिन होता है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज को, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है CAMP। अभी हम CAMP देख रहे थे, साइक्लिक एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, लेवल। फिर उसके बाद जो ये जो है इसके इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो हमारी कैटेकोलोमाइन से का स्टिमुलेशन है वो क्या होता है, प्रमोट हो जाता है, जिसके कारण लिपोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है, फिर जिसके कारण इंड्यूस हो जाता है रिलीज ऑफ एफिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेड्यूला सेल्स और ये कॉज कर देता है ब्रोंकोडाइलेशन को। ठीक है, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, COPD, अस्थमा, क्रॉनिक लंग डिसीज, एपनिया और एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी टू कॉर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड इसके अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ट्रैकिकार्डिया, हेडेक, इंसोम्निया, ट्रेमोर्स एंड डायूरेसिस। अब इसकी लास्ट क्लास है हमारी एंटीकोलिनर्जिक और म्यूस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। इसका जो ड्रग है वो आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड है और हम एट्रोपिन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एट्रोपिन जल्दी याद हो जाएगा तो एट्रोपिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ब्लॉक करता है म्यूस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसके कारण डिक्रीज हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ग्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट CGMP, और ये इसी के साथ डिक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है। इसके कुछ इंडिकेशंस है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, COPD एंड राइनोरिया। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कॉमनली हाइपर सेंसिटिविटी और एडवर्स रिएक्शन में देखेंगे तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, डिप्सनिया एंड हेडेक, आई पेन एंड डिस्पेप्सिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू for more parts. Stay tuned with us. Thank you.